समझेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से आपके एक क्वेश्चन मेन एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स यह आपके 6 नंबर फ्री पॉकेट के नंबर है, आप इस चैप्टर में से आसानी से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आपको उन पॉइंट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर आपको यह चैप्टर अच्छे तरीके से समझना है, यानी इस चैप्टर में से आप 6 नंबर प्राप्त करना चाहते हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, जिससे कि आपको यह पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है ग्राफ के बारे में। आपसे पूछा जाता है कि दो इक्वेशन दे दी जाती है आपको, और उन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना होता है बाय ग्राफिकली मेथड, यानी ग्राफीय विधि द्वारा आपको सोल्व करना होता है। और साथ साथ में हमें पूछ भी लेते हैं कई बार क्वेश्चन के अंदर कि बताइए कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के बारे में आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हमारा जो पहला टाइप है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या फिर आपसे पूछ सकता है कंसिस्टेंट पेयर होगा यानी संगत युग्म होगा, या इनकंसिस्टेंट पेयर होगा यानी असंगत युग्म होगा, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी यानी संपाती रेखाएं होगी। तो स्टूडेंट्स हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमें देखो स्टूडेंट्स ये समझना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इक्वल के ऊपर ये एक निशान लगाया हुआ है नोट का, यानी नहीं, हमारे पास बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? b1 अपॉन में b2 के। तो हम यहाँ पर आगे बात करेंगे a1 a2 और b1 b2 क्या होता है। तो आप यहाँ पर केवल इतना समझ लीजिए, अगर आपके पास a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है यानी नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन में b2, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी अद्वितीय हल होगा। और हमारा जो पेयर होगा वो कौन सा होगा? कंसिस्टेंट पेयर यानी संगत युग्म होगा। और हमारी जो लाइन करेगी वो क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी यानी प्रतिच्छेद रेखाएं होगी। मतलब जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। जैसे कि दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन से हमारे पास दो लाइन आएगी, दो रेखाएं आएगी, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी यानी इंटरसेक्ट करेगी। तो आपके जो मेन एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी बेस पर आते हैं, इंटरसेक्ट वाले पे। दूसरा टाइप हमारे पास है a1 अपॉन में a2 इक्वल है यानी बराबर है किसके? b1 अपॉन में b2 के, बट नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है किसके? c1 अपॉन में c2 के। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आए तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा यानी इसका कोई हल नहीं होगा। और आपके पास जो पेयर होगा वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट यानी असंगत युग्म होगा। और आपके पास जो लाइन आएगी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें लाइनें हमारे पास आएगी पैरेलल यानी समांतर रेखाएं आएगी। तो आपके पास जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, या तो इस प्रकार से बनेगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या है? पैरेलल है, या फिर ऐसे भी बन सकता है आपके पास डायग्राम, ये दोनों लाइंस यानी रेखाएं ये भी क्या आपस में पैरेलल यानी समांतर है। तो हमारा जो तीसरा टाइप है वो है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू है b1 अपॉन में b2 और इक्वल टू है c1 अपॉन में c2, यानी जो तीनों ही आपस में क्या है? इक्वल हो। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और हिंदी में क्या कहेंगे? अनेक हल, या फिर कह सकते हैं अपरिमित हल। और हमारा जो पेयर होगा वो भी होगा कंसिस्टेंट पेयर होगा, और हमारा युग्म यानी संगत युग्म होगा। और हमारी जो लाइन होगी वो होगी कोइंसिडेंट लाइन यानी संपाती रेखाएं। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा ना वो इस प्रकार बनेगा। तो दोनों जो हमारे पास लाइंस होगी यानी दोनों जो रेखाएं होगी उसका केवल एक ही लाइन बनेगी। मतलब हम जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो दो टेबल बनेंगी, दो इक्वेशन से, उन दोनों टेबल का मान क्या होगा? सेम होगा। और सेम होते ही हमारे पास जो लाइन है केवल इसी लाइन के ऊपर दोनों टेबल को हम शो कर सकते हैं।
तो हमारे पास ये 3 टाइप है। आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, पूरे क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हैं, केवल उन्होंने 2 इक्वेशन देखी और क्वेश्चन को सोल्व कर बैठते हैं। मतलब उसमें केवल और केवल उनकी टेबल बना देते हैं और वहां पर ग्राफ बना देते हैं, और फिर उनको ये नहीं पता होता है कि हमें और क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि आपसे पूछ ले कि सॉल्यूशन क्या होगा या नेचर क्या होगा क्वेश्चन का, तो वो भी हमें पूछ सकते हैं। तो उनके भी हमारे पास नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। उसमें या तो हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वो नेचर, या फिर हमें 2 नंबर का भी पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यह नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 4.1 की एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमें 2 इक्वेशन दी हुई है, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, और हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि यह जो लीनियर इक्वेशंस है दोनों, वो क्या कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट, मतलब संगत होगी या असंगत होगी। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी हुई है, ये दोनों इक्वेशन, इनको हम मान लेते हैं हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है, हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी हमें संगत युग्म या असंगत युग्म पूछे, यानी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछे, तो हमारे जो इक्वल में जो भी है वैल्यू, उसको हमें करना है 0 के बराबर। मतलब हमारे पास जो भी राइट साइड में वैल्यू होगी इक्वल के, उसको हमें लाना है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमें रखना है 0। तो हमारे पास यहाँ पर राइट साइड में है 8, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो किसमें आएगा, माइनस में। तो 2x - 3y - 8 = क्या बचेगा, 0। अगर यहाँ पर हमारे पास होती वैल्यू माइनस में, तो हम इधर लेकर आते तो किसमें आ जाती, प्लस में। अब सेकंड जो इक्वेशन है वो हमारे पास है 4x - 6y प्लस के 9 इधर आएंगे तो माइनस में 9 = 0। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर अगर यह गिवन है तो आपको इधर लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 से हमें क्या करना होगा, इसको कंपेयर करना होगा, यानी तुलना करनी होगी। तो हम लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिख देंगे, कंपेयर विद A1x B1y C1 एंड A2x B2y और C2। हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1, यहां पर लिख देना इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कंपेयर विद A1x B1y C1 एंड A2x B2y एंड C2। समीकरण 1 व 2 की A1x B1y C1 एंड A2x B2y एंड C2 से तुलना करने पर, ये आप हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास देखो ये जो है वो हमारे पास है A1x B1y और C1 बराबर 0। दूसरी हमारे पास है A2x B2y और C2 = 0। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखो x को छोड़कर, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x से x कैंसिल कर सकते हैं अगर आप समझना चाहो तो x की वैल्यू को छोड़कर A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई निशान नहीं आ रहा है, तो हमारे पास ये निशान किसका होता है, हमेशा प्लस का होता है। तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 और B1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, यहाँ पर हम देख सकते हैं y को छोड़कर, तो B1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस में लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू किसमें आ रही है, माइनस में आ रही है। और C1 की वैल्यू हमारे पास है -8। मतलब जो भी x के साथ में वैल्यू होती है वो हमेशा होगी A1, और जो y के साथ वैल्यू होती है
वो होती है b1, और जिसके साथ में x और y नहीं आता है, मतलब केवल अकेली वैल्यू आती है, वो हमेशा होती है वैल्यू c1 की। तो स्टूडेंट्स आपको आगे पीछे भी दे सकते हैं, जैसे पहले आपको देते 3y, फिर माइनस के 2x और माइनस के 8। तो आपको क्या करना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, x की वैल्यू हमेशा a1 लेना है और y की वैल्यू हमेशा b1, और जिसके साथ में x और y नहीं आ रहा है वो हमेशा लेना है हमें c1। इसी प्रकार 8 की वैल्यू आप देखो यहाँ पर 4 है, b2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 6, और c2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 9। अगर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, यानी संगत होगा या असंगत। तो कैसे चेक करेंगे हम, सबसे पहले हम a1 और a2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो a1 की वैल्यू हमारे पास है 2/4, यानी a1 और a2 की वैल्यू होगी 2/4 इक्वल टू b1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 3, और b2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 6, c1 और c2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 8 बटे माइनस के 9। एक बार हमें यहाँ पर क्या है, इक्वल करना है, फिर आगे हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पास इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 का डिवाइड 2 में एक बार और 4 में हमारे पास गया 2 बार, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1/2, माइनस से माइनस हमारे पास हो रहा है कैंसिल, तो 3 का भाग 3 में एक बार और 6 में 2 बार, तो यहाँ पर भी हमारे पास 1/2। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन यहाँ पर 8 का भाग 9 में नहीं जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर केवल आएगा 8/9। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो a1 a2 और b1 b2 है वो तो आ रहा है इक्वल, बट c1 और c2 क्या नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल। तो हम यहाँ पर किसका निशान लगा देंगे, नॉट इक्वल का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, और नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन में c2। मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट, उस सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बताया, जब भी a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 इक्वल आता है और किसके इक्वल नहीं आता है, c1 अपॉन में c2 के, तो हमारा जो पेयर होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो हमारा पेयर होगा इनकंसिस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, अतः दिया गया रेखिक समीकरण क्या होगा, असंगत होगा। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, अतः दिया गया रेखिक समीकरण असंगत होगा। तो स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इक्वल में वैल्यू है उनको इधर लाना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर प्लस है तो माइनस में, और माइनस है तो प्लस में। फिर हमें क्या करना है, a1x b1y c1 एंड a2x b2y एंड c2 से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, यानी तुलना करना है। फिर हम देखेंगे कि क्या हमारे पास यह a1 अपॉन में a2 क्या कंडीशन आ रही है। इन तीनों पॉइंट मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, उन तीनों कंडीशन में से आपको कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या फिर हमारे पास कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो हमें केवल क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यानी संगत और असंगत के बारे में। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है इसकी हम केवल यहाँ पर वैल्यू, जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी इक्वेशन चेंज कर देते हैं। 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी जो थ्योरी है वो ऐसी कैसी लिख रहा हूँ मैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें इसके अंदर पूछा गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3x माइनस y प्लस के 2 को इधर लेकर आएंगे तो किसमें आएगी, माइनस में, इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 6x माइनस के 2y प्लस के 4 इधर आएंगे तो माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हम ये लिखेंगे
जो मैंने अभी आपको लिखवाया था कंपेयर करने पर, तो हमारे पास जो यहाँ पर a1 की वैल्यू है हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, और b1 की वैल्यू, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स y के साथ में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 को y से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y तो ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं 1, मतलब जिसके साथ में x या y के साथ में कुछ भी नहीं हो तो हम वहां पर क्या मानेंगे 1। तो हमारे पास b1 की वैल्यू है -1 और c1 की वैल्यू हमारे पास है -2। इसी प्रकार a2 की वैल्यू हमारे पास है 6, b2 की वैल्यू हमारे पास है -2 और c2 की वैल्यू हमारे पास है -4। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो a1 अपॉन में a2 मतलब 3/6 बराबर b1 अपॉन में b2 मतलब -1/-2 और c1 अपॉन में c2 मतलब -2/-4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो 3 का भाग, 3 1 3 और 3 2 6, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का भाग 2 में एक बार और 4 में 2 बार, तो हमारे पास आया 1/2 और यहाँ पर भी हमारे पास 1/2। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन में b2 और इक्वल टू है हमारे पास c1 अपॉन में c2। तो स्टूडेंट बताओ हमारा जो पेयर होगा वो कंसिस्टेंट और होगा या फिर इनकंसिस्टेंट, यानी संगत होगा या संगत। तो मैंने आपको कंडीशन नंबर 3 बताई थी कि जब भी हमारे पास अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तीनों ही इक्वल आ जाए तो हमारा जो पेयर होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कंसिस्टेंट यानी संगत, दिया गया समीकरण क्या होगा, संगत होगा। तो आपका इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपसे इतना पूछे क्वेश्चन के अंदर तो आपको इतना करना है, आपको इसी क्वेश्चन के अंदर आपको आगे जोड़कर बता सकता है कि इसको ग्राफिकली मेथड से भी सोल्व कीजिए, यानी ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, रैखिक समीकरण दिए हुए हमारे पास, जो युग्म दिए हुए हैं उनको हमें करना है ग्राफी विधि से हल, और हमें बताना है साथ साथ में कि हल की प्रकृति बताइए। Solve the pair of linear equations graphically and find the nature of that solution। हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं, उन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली मेथड यानी ग्राफी विधि से हल करना है, और हमें बताना है कि जो सॉल्यूशन होगा हमारा उसका नेचर क्या होगा, यानी उसकी हलों की प्रकृति क्या होगी। तो स्टूडेंट ज्यादातर जो स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, केवल क्वेश्चन इतना पढ़ लेते हैं, 2 इक्वेशन आ गई और उन दोनों इक्वेशंस को ग्राफी विधि से हल कर बैठते हैं, और फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हमें और क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। तो हमें यहाँ पर पूछा गया नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन यानी हल की प्रकृति। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो सबसे पहले हम हमारे पास जो 2 इक्वेशन है इसको हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने मान ली इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी जो इक्वेशन 1 है तो हम सबसे पहले निकालेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन यानी हलों की प्रकृति। तो मैंने आपको अभी बताया जो भी इक्वल में आपके पास वैल्यू है उसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, यदि प्लस है तो माइनस में और माइनस में है तो प्लस में। तो हमारे पास जो सबसे पहले आएगी x प्लस के y, तो प्लस का 3 इधर आएगा तो हमारे पास किसमें आएगा, माइनस में, इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 इससे क्या आएगा हमारे पास 3x माइनस के 2y प्लस के 4 इधर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में, और इक्वल टू में हमें क्या रखना है हमेशा 0। अब स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, कंपेयर सॉरी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 एंड 4 कंपेयर, जो मैंने आपको अभी बताया था, कंपेयर विद a1x a2y b1y c1 एंड a2x b2y और c2। हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे समीकरण 3 व 4 का को a1x b1y c1 एंड a2x b2y c2 से तुलना करने पर। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर a1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास देख सकते हैं x के अलावा, तो यहाँ पर x के साथ में कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लगा सकते हैं कितना 1। तो x के अलावा देखनी है, तो x के अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है a1 आ रहा है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 1। b1 की वैल्यू y को छोड़कर, तो y के अलावा क्या है हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं 1, तो प्लस के 1 है। c1 की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस के 3, a2 की वैल्यू हमारे पास है 3,
V2 की वैल्यू हमारे पास है -2 और C2 की वैल्यू हमारे पास है -4। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम क्या देखते हैं, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो स्टूडेंट्स एक बार हमें यहाँ पर इक्वल करना होगा, फिर हम देखेंगे लास्ट में कि हमारे पास क्या इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो A1 की वैल्यू हमारे पास है A1 A2 होगा हमारे पास 1/3, B1 और B2 होगा हमारे पास 1/-2 और C1 और C2 होगा -3/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं A1 A2 और B1 B2 क्या नहीं आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो आगे हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। तो मैंने आपको ये बताई थी हमारा जो फर्स्ट कंडीशन थी, जब भी A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 इक्वल टू नहीं हो तो हमने बताया था कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी आपके जो हल होंगे वो क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, और आपका जो पेयर होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा यानी संगत होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन, हमें पूछा गया ना क्वेश्चन के अंदर, नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट पेयर। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हल की प्रकृति, जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वही लैंग्वेज लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, आपको ये लिखना बहुत जरूरी, तभी आपको नंबर मिलेंगे पूरे में से पूरे। अगर आप ये चीजें नहीं लिखते हैं तो जो आपका एग्जामिनर है वो नंबर काट सकता है, आपके 1 नंबर काट सकता है या 1.5 नंबर काट सकता है, इसलिए स्टेटमेंट का लिखना बहुत जरूरी है। तो आप क्या लिखोगे, हलों की प्रकृति इज इक्वल टू अद्वितीय हल, हमारा जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, और हमारा जो पेयर होगा यानी युग्म होगा वो क्या होगा, संगत युग्म तथा संगत युग्म। तो ये तो क्वेश्चन हुआ केवल हमारा नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन बताने के लिए, हल की प्रकृति बताने के लिए। अब हम इसको करेंगे ग्राफीय विधि से, क्या करेंगे, हल करेंगे। किसको करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को। अगर आप यह नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इन दोनों इक्वेशंस को कैसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफीय विधि हल करने के 3 मेथड है। तो एक हमारे पास जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, एक हमारे पास होता है विलोपन विधि, इन दोनों इक्वेशंस को हम 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक तो होता है विलोपन विधि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, दूसरा हमारा होता है स्थानापन्न विधि, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा हमारा मेथड होता है वज्र गुणन विधि, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड आपके, हम इन 3 मेथड की सहायता से भी इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें करना है ग्राफीय विधि से यानी ग्राफिकल मेथड से सोल्व। अगर आप इन मेथड से भी कर सकते हो तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तो आपके लिए जो बेस्ट है वो है विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। इसमें आपकी जो टेबल है वो सही बनती है और आपका जो ग्राफ जो है वो सही बनने के पूरे चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर x प्लस में y इज इक्वल टू 3, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर जब हम इनको ग्राफिकली मेथड से यानी ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर हमें इनको इधर लाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हमारे पास अगर ये क्वेश्चन इस हिसाब से होता माइनस के 3 माइनस के 4 और बराबर में हमारे पास आता 0, तो हमें क्या करना होता, हमारे पास केवल और केवल लेफ्ट साइड में x और y की वैल्यू ही रहनी चाहिए, और जो हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं है उसको हम उधर भेजेंगे यानी राइट साइड में। तो माइनस के 3 को जब हम इधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस के 3, और माइनस के 4 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस के। अगर हमारे पास ऑलरेडी ऐसा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम उनको राइट साइड में भेजेंगे। किसको भेजेंगे, जिसके साथ में x और y नहीं आ रहा है। ओके, तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण एक से, तो हमारे पास जो समीकरण एक है वो क्या है, x प्लस के y बराबर में 3। तो स्टूडेंट्स आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास किसी एक मान को रखना होता है और एक मान को उधर भेजना होता है, वो आपकी इच्छा है, आप x को रखना चाहते हो या y को रखना चाहते हो, उधर x भेजना चाहते हो या y, आप इन दोनों में से किसी भी एक को इधर रख सकते हो। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम x को इधर रख रहे हैं, तो y को उधर भेजेंगे नहीं भेजेंगे, तो y हमारे पास किसमें है, प्लस में है, उधर जाएगा किसमें जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर पहले से कौन बैठा है, राइट साइड में 3 बैठा है, तो 3 ऐसा कैसा लिखेंगे, तो प्लस का y उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में। तो हमारे पास x बराबर क्या आ चुका है, 3 माइनस y। अब हम इसकी बनाएंगे टेबल। तो स्टूडेंट्स आप दो मान भी निकाल सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास जगह बच रही है, तो आप 3 मान भी निकाल सकते हो। तो 2 मान से भी आपका जो ग्राफ है वो सही बनेगा और 3 मान से भी आपका जो ग्राफ है वो सही बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हमें y का मान जब हम रखेंगे तो हमारे पास किसका मान निकल कर आएगा, x का मान। मतलब x का मान हम तब निकाल सकते हैं जब हम किसका मान रखें, y का मान रखें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड देने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 0, यानी y का मान 0 रखने पर, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस y की जगह हम कितना लिखेंगे, 0। तो 3 में से 0 गए 3, तो हमने हमारे पास x का मान 3 आया, कब आया, जब हमने y का मान कितना रखा, 0। अब हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस y की जगह हम रख रहे हैं 1, तो 3 में से 1 गया तो हमारे पास कितना आता है, 2। तो 2 कब आया, x का मान, जब हमने y का मान कितना रखा, 1। अब हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2, अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं आप, माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। तो y का मान मैंने रख दिया 2, तो x बराबर 3 माइनस y की जगह हम रखेंगे 2, तो 3 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो y का मान कितना रखा हमने, 2। तो ये हमारे पास एक पहली इक्वेशन से टेबल बन चुकी है, तो ये आपको लिखना है स्टूडेंट, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, जैसा आपने इक्वेशन फर्स्ट के साथ किया उसी प्रकार आपको करना है इक्वेशन सेकंड के साथ। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड है वो लिख लेनी है सबसे पहले, 3x माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको अभी बताया था कि एक मान रखना होता है और दूसरे मान को राइट साइड में भेजना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई वैल्यू माइनस में है, या तो x की वैल्यू माइनस में हो तो हम x की वैल्यू को उधर भेजेंगे, यदि y की वैल्यू माइनस में है तो हम y की वैल्यू को उधर भेजेंगे। इसमें क्या है कि आपकी जो टेबल बनाने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। अगर आपके पास दोनों ही वैल्यू प्लस में हो, जैसे 3x प्लस की 2y आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास छोटा मान है उसको तो हम रखते हैं इधर और बड़े मान को हम भेजते हैं उधर। इससे क्या होगा कि आपकी जो टेबल है वो इजी बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो माइनस के 2y को हम किधर भेज देंगे, उधर भेज देंगे, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, 3x इक्वल टू में कौन बैठा है पहले से, 4। अब 4 के साथ में कौन आएगा, प्लस के 2y, हमने माइनस को उधर भेज दिया तो किस में चला गया, प्लस में। अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 3x, तो स्टूडेंट्स हमें रखना है केवल x, तो 3 कहाँ पर जाएगा, मल्टीप्लाई में है या नहीं है, गुणा में ना x के, तो कहाँ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस में 2y के भाग में चला जाएगा 3। अब हम निकालेंगे इसकी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप y का मान ऐसा मान रखो जिसमें आप 3 का भाग पूरा पूरा जा सके। तो हम यहाँ पर y का मान वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। लेकिन यदि स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मान के चलो हम यहाँ पर 2 रखे y का मान, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8, और 8 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा पॉइंट में। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर हमें ग्राफ बनाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो हम y का मान एक ऐसा मान रखो जिसमें जब हम 2 से गुणा करें और उसमें हम 4 का प्लस करें तो पूरा पूरा भाग किसका जाए, 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर हम रख के देखते हैं 0, तो 0 को 2 से गुणा किया तो 0 आएगा, और 0 में प्लस के 4 किए, 4 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। फिर हम रखेंगे 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2 एकम 2, 2 और 4 कितने होते हैं, 6, और 6 में 3 का भाग
जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1, तो x बराबर 4 प्लस में 2 गुना में, जहां पर भी y है वहां पर हम y की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और बट्टे में 3। तो 4 प्लस में 2 को 1 से गुना किया 2, और बट्टे में 3, और 4 और 2 कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 6 होते हैं ना। तो 6 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो कब आया 2, जब हमने y का मान कितना रखा है, 1। इसी प्रकार हम आगे रखेंगे 2 मान और हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान हम रखते हैं 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हम रखते हैं y इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम y इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो x बराबर 4 प्लस में 2 गुना में y की जगह कितना लिख देंगे, 3, और बट्टे में 3। तो 3 को हम जब 2 से गुना करेंगे तो 6, और 6 में कितना प्लस करेंगे, 4, तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। सॉरी 10 में भी नहीं जाता है 3 का भाग, तो हम यहाँ पर रखेंगे 4, तो y का मान रखेंगे 4। तो 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 और 4 कितने होते हैं, 12, 12 में 3 का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है x का मान 4। तो y का मान 4 रखा तभी हमारे पास x का मान भी कितना आया, 4 ही आया। अब हम तीसरी वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पर माइनस में रख दें, अगर हम यहाँ पर माइनस में रखें माइनस के 4, आप कुछ भी रख सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 और 4 14 नहीं जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 16 नहीं जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 18, 18 में 3 का भाग जाता है। तो आप 7 भी रख सकते हो, माइनस के 4 भी रख सकते हो। आगे y का मान हम रखते हैं 7, तो 7 दूनी 14 और 4 18 होते नहीं होते, 18 में 3 का भाग जाता है। तो हम यहाँ पर रखेंगे x बराबर 4 प्लस में 2 गुना में 7 बट्टे 4, तो 7 दूनी 14 और 4 18, 18 में हम किसका भाग देंगे, 3 का, तो हमारे पास x का मान आएगा 6। तो x का मान 6 कब आया, जब हमने y का मान कितना रखा है, 7। अब हमारे पास यह 2 टेबल आ चुकी है, और हमारे पास देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैच भी हो रही वैल्यू, यहाँ पर भी 2 1 है, 2 1 है, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 1 है। अब हम बनाते हैं ग्राफ। ये दोनों टेबल हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, x y 3 0 2 1 और 1 और 2। ये हमारे पास है ये इक्वेशन फर्स्ट से, और हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड से जो टेबल आई है x y 2 1 4 4 और 6 और 7। अब हम बनाते हैं ग्राफ। आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये x x है हमारा, और ये y x है। इधर वाली वैल्यू हमारे पास होती है प्लस में, और ये हमारा होता है ओरिजिन यानी मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास 0, 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास x कोई वैल्यू माइनस में तो नहीं आ रही ना, तो हमारे पास कोई ना तो x की वैल्यू माइनस में आ रही है और ना ही y की वैल्यू माइनस में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू प्लस वाली लेंगे और y वाली वैल्यू भी प्लस में लेंगे। तो हमारे पास x की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6 है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लो आप, और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है मैक्सिमम 7। तो ये होगी हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बनाते हैं ग्राफ। तो हम पहली जो टेबल है इसमें हमारे पास है x की वैल्यू तो है 3 और y की वैल्यू हमारे पास है 0। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास है x की वैल्यू 3 है और 0 भी यहीं पर होगा, तो हमारे पास जो पहला निर्देशांक है कोऑर्डिनेट है वो आ गया 3, 0। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, 0। तो हमारा ये हो गया कोऑर्डिनेट। दूसरा हमारे पास है 2 और 1। देखो स्टूडेंट्स ये तो x की वैल्यू 2 है और यहाँ पर हमारे पास है y की वैल्यू, तो ये हो गया हमारे पास 2, 1। ओके, तीसरा हमारे पास है 1 और 2, यानी x की वैल्यू तो 1 है लेकिन y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। तो ये हमारे पास हो गया 1 और 2। अब ये हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, तीनों पॉइंट हमने नोट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, स्केल की हेल्प से इस लाइन को ऐसे खींच देना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
जैसे ही आपने पहली टेबल के कोऑर्डिनेट यहाँ पर शो कर दिए ग्राफ के अंदर, तभी आपको यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है इस प्रकार। अब हमारे पास दूसरी जो टेबल है, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हमारे पास जो ये टेबल आई है वो कौन सी इक्वेशन से आई है, x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 से। अब हम लिखेंगे दूसरी वाली टेबल, सॉरी दूसरी टेबल से, तो हमारे पास 2 और 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 और 1 है वो यहाँ पर ही है। देखो जो हमने पहली टेबल में आया था 2 और 1 यहीं पर ही होगा। दूसरा हमारे पास है 4 और 4, मतलब x का मान भी 4 है और y का मान भी 4 है। तो यहाँ पर देखो y का मान 4 है और x का मान भी 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4, 4। तीसरा हमारे पास है x का मान 6, तो 6 तो ये रहा, और y का मान 7 है, तो यहाँ पर आएगा नहीं आएगा 6 और 7। तो 3 कोऑर्डिनेट कौन कौन से हुए हैं, एक तो ये है हमारे पास जिसमें हमारे जो टेबल मैच हो रही थी, दूसरा हमारे पास ये है, और तीसरा हमारे पास ये है। तो जब आप इसको सही तरीके से बनाओगे ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारी सीधी रेखा आएगी एकदम इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कौन से पॉइंट पर हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है। इस पॉइंट को हम देते हैं P पॉइंट। तो हमारा जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 1। तो जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है, और दूसरी जो वैल्यू होती है वो हमेशा y की होती है। तो हमारे पास x का मान आ चुका है 2 और y का मान हमारे पास आ चुका है 1। तो स्टूडेंट्स अब हमें इसमें क्या लिखना होगा, तो इसमें आपको लेंगे क्या लिखेंगे, 2 स्ट्रेट लाइन इज कट फ्रॉम पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, 1। यानी 2 सरल रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, पॉइंट बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कुछ ऐसा भी पूछ सकते हैं लास्ट में, जैसे कि x प्लस के y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको दे दिया P, सॉरी आपको कुछ भी दे दिया, जैसे a दे दिया आपको, और आपसे पूछ रहे वैल्यू ऑफ a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, x का मान हमारे पास आया 2 और y का मान हमारे पास आया 1, और इसका हमें करना है स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो 2 प्लस में 1 कितने हो गए, 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो हमारे पास a का मान कितना आ चुका है 3। तो स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर नेचर ऑफ सॉल्यूशन यानी हल की प्रकृति नहीं पूछे तो आपको केवल और केवल ग्राफी विधि से ही हल करना है। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछे नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन करना होगा सबसे पहले, उसके बाद में हमें टेबल बनानी होगी, उसके बाद हमें ग्राफ बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर, ग्राफी विधि से हल, यानी ग्राफिकली मेथड से इन दोनों इक्वेशन को कैसे हम सोल्व करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, आलेख विधि द्वारा हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, मतलब इस ग्राफ के अंदर हमारे पास जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के जो शीर्ष है उनके निर्देशांक क्या होंगे। यानी solve the graphically method and find coordinate of vertex of triangle formed of y-axis and line formed of। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली सोल्व करना है और फिर हमें बताना है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ जो वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं फ्रॉम, हमें इसमें केवल और केवल ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। इसमें हमें ना तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, मतलब इसके अंदर हमें ना तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछा है, और ना ही हमें सॉल्यूशन यानी हमारा जो यूनिक सॉल्यूशन होगा, फिर हमारे पास मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा। हमें केवल और केवल ग्राफिकली मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हम सबसे पहले 4x माइनस के 5y इज इक्वल टू 20 जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम सोल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर आ रही वैल्यू माइनस में, उसको हम उधर भेजेंगे तो किसमें जाएगी स्टूडेंट्स, प्लस में जाएगी, नहीं जाएगी। तो 20 प्लस में 5y। अब हमें यहाँ पर रखना है केवल x, तो x के साथ में कौन आ रहा है, 4 आ रहा नहीं आ रहा है, तो 4 को हम कहाँ पर भेजेंगे, डिवाइड में। तो किसके डिवाइड में जाएगा, 20 प्लस के 5y अपॉन में 4। अब हम बनाएंगे टेबल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम y का मान ऐसा मान रखो जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करने पर और उसमें 20 प्लस करने पर हमारे पास कितने का भाग जाए, पूरा पूरा 4 का। अगर हम यहाँ पर y का मान रखें 0,
तो 0 को 5 से गुणा किया 0 आएगा, और प्लस के 20 किए तो 20 ही आएंगे, और 20 में 4 का भाग जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले रख रहे हैं y = 0, तो x बराबर 20 प्लस में 5 गुणा में y का मान 0 बट्टे में 4, तो 20 प्लस 0 बट्टे 4 कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा। तो x का मान 5 आया, कब आया जब हमने x का मान y का मान कितना रखा है 0। अब हम रखेंगे पुट y = अगर हम 1 रखते हैं तो 5 × 5, 5 और 20 कितने होते हैं 25 में जाता नहीं है, 2 रखेंगे तो भी नहीं जाएगा हमारे पास, 3 रखेंगे तो नहीं जाएगा, हम रखते हैं 4, तो जब हम 4 रखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास 4 × 5 = 20, 20 और 20 कितने होते हैं हमारे पास 40, और 40 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 10। ये हमारे पास पहली टेबल बन चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट है। कैसे आया, y का मान हमने रखा है 4, तो हमारे पास x बराबर 20 प्लस में 5 गुणा में 4 और बट्टे में भी 4, तो 5 चौक 20, 20 और 20 कितने हो गए 40, 40 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा x का मान 10। अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड है वो है 3x + के 5y = 15। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों वैल्यू किस में है, प्लस में है। मैंने आपको क्या बताया था, जो बड़ा मान होता है यदि x का मान बड़ा है तो x को भेजेंगे, यदि y का मान बड़ा है तो y को उधर भेजेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर y का मान बड़ा है तो हम y के मान को उधर भेज देते हैं, जिससे आपकी जो टेबल है वो इजी बन सके। तो 5y प्लस का था उधर भेज दिया हमने, माइनस में हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, नहीं जाएगा। अब हम बढ़ाते हैं टेबल, तो सबसे पहले y का मान 0 रख के देखो, यहाँ पर जो भी टेबल में मैच हुई वो रख के देख लिया करो आप। तो y का मान 0 रख के देखो, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और बचा 15, 15 में 3 का भाग जाता है। तो मैंने सबसे पहले लिखा पुट y का मान 0 रखने पर, तो x = 15 - 5 × 0 बट्टे 3, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो 15 माइनस किया तो सॉरी 15 में से 0 गए 15 और बट्टे में 3, तो 3 का भाग जब हम 15 में देंगे तो हमारे पास x का मान कितना आएगा 5 आएगा। कितना रखने पर, 0 रखने पर। तो हमारे पास वैसे तो टेबल मैच हो चुकी है यहाँ पर। अब हम रख के देखते हैं दूसरी वैल्यू, अगर हम 1 रखेंगे तो 5 एकम 5, 15 में से 5 गए 10, 10 में 3 का भाग जाता नहीं है। 2 रख के देखो, 2 5 10, 15 में से 10 गए 5 नहीं जाता है। 3 रख के देखो, 3 5 15, तो 15 में से 15 गया 0 और 0 में 3 का भाग 0 बार, तो कितना रखे हमने, y का मान 5 रखा, सॉरी 3 रखा, तो कितना है हमारे पास x का मान 0। तो हमारे पास यह 2 टेबल आ चुकी है। अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो पहली टेबल में हमारे पास x 5 है और 10 है, और y का मान है 0 और 4, ये तो हमारे पास पहली टेबल है। दूसरी टेबल में हमारे पास 5 0 और 0 3 है। तो स्टूडेंट्स पिछले वाले ग्राफ के अंदर मैंने स्केल बताना भूल गया, आपको पैमाना भी लिखना उसके अंदर, तो इस डायग्राम के अंदर बता देते हैं आपको स्केल क्या लिखना है। तो सब देखो यहाँ पर हमारे पास O है यानी 0 है, तो O ओरिजिन यानी केंद्र बिंदु है, x x यहाँ पर हमारे पास है y y x, तो हमारे पास यहाँ पर ना तो x की वैल्यू माइनस में है और ना ही y की वैल्यू माइनस में है। तो 1 2 3 4 5 और 6, y की वैल्यू लेते हैं 5 तक और x की वैल्यू 10 तक है। तो थोड़ा सा हम ग्राफ क्या करेंगे, इधर की तरफ बना लेते हैं ताकि हमारे पास जो x का मान है हाईएस्ट 10 वो आसानी से ग्राफ में आ जाए। तो 1 2 3 4 7 8 9, तो आपको ग्राफ इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि आपके पास x का मान आसानी से 10 आ जाए। तो y का मान हमारे पास कितना है, मैक्सिमम 4 है, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास जो पहला है तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्केल यानी पैमाना। तो क्या लिखेंगे पैमाना, x x, तो 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 यूनिट बराबर, यानी यूनिट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इकाई, तो 1 इकाई बराबर क्या होगा 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार y x, इसमें भी हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू
नहीं, 1 इकाई बराबर हमने क्या क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास यहाँ पर हम दो बॉक्स लेते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं, 2 2 4 फिर 6 8, तो हम यहाँ पर कितना सेंटीमीटर लेते हैं, फिर 2 सेंटीमीटर। अगर हम लेते हैं 3 6 9 इस हिसाब से, तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर आता है, फिर 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास है पहले 5 और 0, x का मान 5 यहाँ पर है और y का मान है 0, तो हमारे पास जो 5 और 0 लिख देंगे यहाँ पर। दूसरा हमारे पास है 10 और 4, तो ये तो है x का मान 10 और यहाँ पर हमारे पास है y का मान 10 और 4। तो यहाँ पर बना दो, खींच दो लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब दूसरा हमारे पास x का मान 5 और 0, यहीं पर है हमारे पास। दूसरा है 0 और 3, तो 0 तो कहां पर x का मान है और y का मान कितना है 3, तो ये होगा हमारे पास यहाँ पर। तो हमारी जो लाइन आएगी वो इस प्रकार आएगी। तो कौन से पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कहां पर कर रही है, हमारे पास 5, 0 पर।